राधे राधे बच्चों। बेटा इस वीडियो में हम एमसीक्यूज लेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैग्नेटिज्म चैप्टर के। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। तो पहला पॉइंट आता है, पहला क्वेश्चन आता है हमारा, दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास नीडल इज कैरिड नियर टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, देन पहले देखो एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है, उसके पास हम एक मैग्नेटिक कंपास लेके जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास ले जाने से होगा क्या, मैग्नेटिक कंपास हरकत दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से वो अट्रैक्ट या रिपेल होगा। अगला, द स्ट्रेट वायर कॉज अ नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल। बात ठीक है। द अलाइनमेंट ऑफ नीडल इज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल, alignment of needle is tangential to imaginary circle with straight wire of its center and has a plane perpendicular to the wire। ये बेटा ये दोनों को, ये क्वेश्चन ना आपके एमसीक्यू में भी आ गया, असर्शन रीजन में भी आ सकता है। ये दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं, दोनों असर्शंस ठीक है, ये एक दूसरे का रीजन नहीं है। वो कह रहा है जो मैग्नेटिक निडल है ना वो कुछ इस तरीके से अलाइन होगी जैसे वो इस एक इमेजिनरी सर्कल पे टेंजेंट का काम कर रही हो। जी बिल्कुल ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा बोथ आर करेक्ट, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिए एक स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुके हुए इलेक्ट्रॉन पे, देन इलेक्ट्रॉन मूव इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी। यहां स्टेशनरी बोलते ही उसने बोल दिया वेलोसिटी जीरो है। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी क्यू वी बी साइन थीटा के हिसाब से। इसका मतलब वो जैसा है वैसा ही रहेगा। मूव इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, रिमेन स्टेशनरी, मूव परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका आंसर होगा बी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। इन एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज एफ। मैग्नेटिक फोर्स जो है मूविंग चार्ज पार्टिकल पर वो एफ है। इट्स वैल्यू इज, इट्स वैल्यू इन अनदर इनिशियल इनर्शियल, बेटा मैं गलत पढ़ रहा हूं सॉरी, इनिशियल नहीं, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शिया का फ्रेम है, हाँ समझ गया, अब समझ गया मैं। इन एन इनर्शिया फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज एफ, इट्स वैल्यू इन अनदर इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल चेंज। क्या एक इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन तो लिखा, सिर्फ चार्ज पार्टिकल लिखा, चार्ज पार्टिकल, क्या किसी चार्ज पार्टिकल की, पहले तो फोर्स को देखो क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, चार्ज वही रखूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड वही रखूं, तो उसका असर किस पे पड़ेगा, एक तो वेलोसिटी से पड़ेगा। इट्स वैल्यू इन अनदर इनिशियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी चेंज विद चेंज इन वेलोसिटी या एंगल, रिमेन सेम, चेंज ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्ज, चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्ज, चेंज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, सी आंसर है। उसने कहीं नहीं बोला कि मैं उसको लेकर गया उसके चार्ज को चेंज करा, चेंज ड्यू टू चेंज इन फील्ड डायरेक्शन। अगर मैं उसका इनर्शियल फ्रेम सेम रखता हूं तो यहां पर सिर्फ वेलोसिटी ही रीजन होगा जिसकी वजह से उसमें चेंज आएगा। इसके अलावा और कोई चीज होती तो सब चीजों की वजह से चेंज आता है, चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। ठीक है, चेंज इन इनर्शियल फ्रेम रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से उसकी फोर्स में चेंज आ सकता है। पढ़ लो इसको। ठीक है, आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ओबे करती है न्यूटन का थर्ड लॉ, जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, ये ठीक लग रहा है मेरे को। फॉर वेरी हाई करंट मैग्नेटिक फोर्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, इनसाइड लो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ।
मैग्नेटिक फोर्स न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं मानती। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई कि वो किस कंडीशन में मानती है। मैग्नेटिक फोर्स न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं मानती, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वाला नहीं मानती वो, ठीक है, क्योंकि बिटवीन टू चीजों के बीच में नहीं है। वो तब पड़ता है जब आपका न्यूटन का थर्ड लॉ तब लगता है जब हम पेयर की बात करते हैं, जब हम दो फोर्सेस को जोड़ों में देखते हैं तब हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v। एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी v के साथ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। इफ द वेलोसिटी of charged particle is double, strength of magnetic field is half, then radius is what। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे कि जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है। मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन में r और सेंट्रीपिटल फोर्स है qvb। ये गया आपका और फॉर्मूला आ गया r इज इक्वल्स टू एम v बाय क्यू बी। अब उसने क्या क्या किया उस पर देखते हैं। उसने मैग्नेटिक फील्ड हाफ कर दी। अच्छा, एक तो उसने मैग्नेटिक फील्ड हाफ कर दी और वेलोसिटी डबल कर दी। अच्छा, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डबल, जी कर दी, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, जी ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा। ये दो और दो मल्टीप्लाई होकर चार बन जाएंगे और कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा यहां पर। 4 टाइम्स, आंसर है 4। 2 मिनट इसको पढ़ लो। इस पे एक फॉर्मूला लगा है बेटा। पहले साइक्लोटोन नाम का टॉपिक होता था जिसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते थे। सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा होती है। मान लो यहां पर इस इधर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप है। तो यहां पर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी और फॉर्मूला लगेगा आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, ठीक है, और ये घूम जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। टू अल्फा पार्टिकल्स हैव रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज 3 और 2। अच्छा ध्यान दो, दो अल्फा पार्टिकल्स है, दोनों के दोनों अल्फा है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। पहले मैं आपको यहां पर अल्फा पार्टिकल के बारे में बता दूं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जिसका चार्ज हो प्लस का 2e, जिसका मास हो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, उसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, टू अल्फा पार्टिकल हैव रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज 3:2। अच्छा, पहले की और दूसरे की रेशियो है 3:2। अच्छा, ऑन एंटरिंग द फील्ड, जैसे वो फील्ड में एंटर करते हैं, इफ दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ, देन रेशियो ऑफ देयर रेडिया इज व्हाट। ठीक है, मैंने बता दिया अल्फा पार्टिकल कौन है, दोनों के दोनों अल्फा पार्टिकल, मतलब उनकी चार्ज मास की रेशियो तो इक्वल हो गई। अब फिर से वही फॉर्मूला उठा लो जो भी हमने पीछे देखा था, R इक्वल्स टू एम वी बाय क्यू बी। R इज इक्वल्स टू एम वी बाय क्यू बी। ठीक, अब यहां पर चार्ज और मास की रेशियो तो सेम है। दूसरा ले लो, ये V1, क्या वो सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहे हैं? हाँ, तो क्या उनकी रेशियो वही नहीं होगी जो उनकी वेलोसिटीज की रेशियो थी, 3:2। बी, आपका ऑप्शन होगा बी। जरा ध्यान दो, चार्ज पार्टिकल है, वो डिपेंड करता है, उसका रेडियस जो है वो डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे, चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड हमने बदली नहीं, चार्ज दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम है, तो वेलोसिटी बची, उसी के हिसाब से हमने इसका आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कहता है। कट रहा है, 1 मिनट, ठीक है। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन वैसे तुम्हारे कोर्स से निकल गया, फिर भी सर्कुलर मोशन है, तो जैसे साइक्लोट्रॉन आता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी आ जाएगा। ये आपके कोर्स में है। व्हाट इफेक्ट ऑफ रेडियस ऑफ पाथ
ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विल अकर व्हेन द फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी कहां से लाओगे, फ्रीक्वेंसी लाता हूं, देखो इस वेलोसिटी से वेलोसिटी को काटो, वेलोसिटी अपॉन में r इज इक्वल्स टू क्यू बी बाय एम, वेलोसिटी अपॉन में r होता है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्यू बी बाय एम। अब तुम्हें पता होना चाहिए जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी बाय एम। अब देखो क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। Effect on radius of path of this charged particle will occur when frequency of ratio frequency field is double। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी आप डबल कर दोगे, व्हाट इफेक्ट ऑन द रेडियस, तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेडियस मैंने गायब कर दिया, रेडियस का फॉर्मूला बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये ठीक है, वी आर इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा में होता है 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू वी बाय आर, इससे बना लो, ठीक है। मैं ड्राइव करते करते आर खा गया, अब यहां पर मैं ले आया, तो फ्रीक्वेंसी का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, अगर मैंने वहां पर फ्रीक्वेंसी की रेशियो डबल कर दिए तो यहां पर ये हाफ हो जाएगी, आंसर होगा इसका हाफ, इट विल बी हाफ। दोबारा सुन लो, इन ये दोनों तीनों जो क्वेश्चन आए हैं इनमें एक ही फॉर्मूला लगा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन में r इक्वल्स टू qvb, तो इतनी दिक्कत देने वाली बात नहीं है, ठीक है। चेक करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ओमेगा को बोल रहे हैं बेटा v बाय आर में, या तो हम ये फॉर्मूला खोल सकते हैं या वो फॉर्मूला खोल सकते हैं, ये नहीं लगेगा बेटा इसमें, यही लगेगा बेटा इसमें, सोचने दो थोड़ा सा, एक बार इसको चेक कर लेना बेटा। मेरे हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है, क्या ऑप्शन में हमारे पास ऐसा कुछ है जिसमें अनचेंज हो, चारों पढ़ लेते बेटा पहले। इट विल बी डबल, डबल का मतलब होता है सेम, नहीं सेम तो नहीं है। इट विल बी हाफ, हाफ का हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है। इट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, वो भी नहीं है। इट विल रिमेन अनचेंज, मेरे हिसाब से इस पे डबल टिक है, आंसर ये होना चाहिए, लेकिन ये होने की भी संभावनाएं हैं। अगर ये हुआ तो फॉर्मूला लगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू वी बाय आर, लेकिन ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, ये यहां नहीं लगेगा। इसका मेन फॉर्मूला ये है, जिसका v जो है रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, इसका जिसका न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, चार्ज पे और मास पे। हाँ, मेरे हिसाब से डी आंसर है, बाकी आप मेरे को देख के बताना। इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क मार दिया, कमेंट में बता देना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी है या डी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग विद, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, अगर इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड b, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड b विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ v, क्या लगता है क्या दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, पहला केस। दूसरा केस देखो भैया, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर चलते हैं, तब जाके वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, देन आगे देखते हैं, द फील्ड ऑफ b विल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v, नहीं परपेंडिकुलर, आ गया सी। ये बेटा दिक्कत ये आती है, चेक भी करना पड़ता है कि तुम्हारे को चारों ऑप्शन वही दे रखे नहीं दे रखे, उसके हिसाब से आंसर दे पाते हैं। एक तो हमने पहले क्वेश्चन को पकड़ के पता लगा लिया कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तभी फोर्स एक्सपीरियंस कर पाते हैं, है ना। दूसरा फिर हमें नीचे पढ़ना पड़ा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b विल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v, ये ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से और प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मूव करना उसका मोशन हो गया, मोशन ही यहां पर फोर्स का काम करता है। देखो तीन चीजें होती हैं, अगर आपके पास फोर्स पहले से है, वो मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी की वजह से। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन होना चाहिए। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है। हाँ, द करंट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म square frame
एज शोन इन द फिगर। अच्छा, इन विच केस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ फ्रेम नॉट जीरो। किस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जीरो नहीं होगी, सेंटर पर। अब मेरी बात सुनो, ये अगर करंट कैरिंग वायर है तो इस वायर के सामने थीटा जीरो हो जाएगा, इससे बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, इससे बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। ठीक है, दूसरा केस, ये फिर वायर के साथ आ गया, थीटा जीरो हो गया। तुम्हें पता होगा स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो नहीं पता तो मैं लिख के बता देता हूं। स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स साइन या 4 पाई एक्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक्स साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अगर तुमने दोनों एंगल फाई वन और फाई टू 0 या 180 ले लिए तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहां मैं इसकी बात कर रहा हूं। तीसरा केस देखो, यहां कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स मल्टीप्लाई में एक साइन फाई का +1 दूसरे साइन फाई का +1, क्योंकि एक +90 बनेगा एक -90 बनेगा, मतलब इस तरीके से। इसकी डेरिवेशन कराई थी, याद करो, एक ऊपर चला जाएगा 90, एक नीचे चला जाएगा 90, तो इसका आएगा आंसर म्यू नॉट 2 आई अपॉन में 4 पाई एक्स। ठीक है, तीसरा, चौथा, इसकी वजह से जो बनेगा और इसकी वजह से जो बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो उल्टी और इक्वल होगी, इसलिए एक दूसरे को कैंसल कर देगी। तो सिर्फ सी में मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से आंसर सी होगा 9th का। आगे चलते, दिखाई दे रहा है। एम्पेयर सर्कुलर लॉ इज गिवन बाय, एम्पेयर सर्कुलर लॉ इज गिवन बाय बी डॉट डी एल इक्वल्स टू, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एम्पेयर सर्कुलर लॉ तुम्हें पता है क्या होता है, बी डॉट डी एल ओवर अ क्लोज लूप इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। आगे चलते, टू आइडेंटिकल, दिखने में दिक्कत, टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कोएक्सियल लूप्स, दो आइडेंटिकल करंट कैरिंग कोएक्सियल लूप्स हैं कैरिंग करंट आई इन अपोजिट सेंस। अच्छा, ये लो भाई, ये करंट कैरिंग लूप है बेटा, कोएक्सियल है, कोएक्सियल मतलब इनका एक्सिस सेम है। ये लो, जा रहा है, दिख रहा है। ठीक है, टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कोएक्सियल लूप्स कैरिंग अ करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में चल रहा है और एक इस डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, आई आई। ठीक है, अ सिंपल एम्पेरियन लूप passes through both of them once। ठीक है, दोनों के साथ, ठीक है ठीक है ठीक है। कॉलिंग द लूप एज सी, अगर हम उस लूप को सी कहें, जो एम्पेरियन लूप है उसको अगर हम सी कहें, तो क्या म्यू नॉट डीएल ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई हो जाएगा? अगर सेम डायरेक्शन में होते तो जुड़ जाता। आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ बी डॉट डीएल इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ सी, ये बात हो सकती है, इसको कंसिडर करेंगे अभी। देयर मे बी ए पॉइंट ऑन सी, एम्पेरियन लूप बेटा एक वही होता है जैसे हम पहले लेते थे ना, इमेजिनरी लूप बोल लो इसको, जिसके अंदर हम पता करते हैं कि भाई इसके अंदर चार्ज पार्टिकल रहेगा तो किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, या करंट कैरिंग वायर रहेगी तो किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। देयर मे बी अ पॉइंट ऑन सी वेयर बी एंड डीएल आर पैरेलल, नहीं, नन ऑफ दीज, नहीं, बी आंसर है बेटा इसका। जो बी डॉट डीएल है वो इस बात से इंडिपेंडेंट है क्योंकि अभी ऊपर जो बताया बी डॉट डीएल सिर्फ डिपेंड करता है करंट पर, करंट एक डायरेक्शन में तो जुड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो घट रहे हैं, सिवाय इसके और किसी बात पे डिपेंड नहीं करता, और करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, म्यू पे डिपेंड कर सकता है, वगैरह वगैरह। चलिए आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखो
द करेक्ट प्लॉट of magnitude of magnetic field B versus R from the center of wire is if the radius of R। अच्छा बात सुनो, वायर भरी हुई होती है, वायर भरी हुई है तो अंदर से धीरे 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 करके वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो वो ये केस है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ये है रेडियस ऑफ वायर। मतलब जो आपका स्मॉल आर है, अगर वो कैपिटल आर के बराबर आ गया तो पूरा पाइप बन गया, उसके बाद घटेगा। तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये डेरिवेशन करी थी, याद करो, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8 था। तो ये बनेगा बेटा, अगर ये आपकी वायर है, वैसे भी शेल थ्योरम वाला हिसाब किताब है जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, तो ये तब तक बढ़ेगा जब तक ये बराबर ना आ जाए आपके रेडियस के, फिर उसके बाद ये घटेगा। तो इसका ग्राफ होगा बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको रीड करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट आर। देखो, अगर पैरेलल करंट है, ये पैरेलल करंट है, ये एंटी पैरेलल करंट है। पैरेलल करंट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एंटी पैरेलल रिपेल करते हैं। बाकी इसकी सुन लेते हैं। पैरेलल करंट रिपेल करते हैं, नहीं, पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं, एंटी पैरेलल करंट रिपेल करते हैं। बी आंसर है इसका, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट आई कैरिंग अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट आई कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन वेरी विद किस फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखो आप पहले। मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका वो था आई ए, करंट आई उसने खुद ही दे दिया, इसको मैं खोल दूं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर के साथ इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट आई कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, नंबर ऑफ एन टर्न्स वेरी विद आर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट 0.65 जूल पर टेस्ला, यहां लिख दिया मैंने। Then magnitude and the direction of magnetic field produced by the magnet at a distance 8 centimeter from the center of magnet on axis is। देखो, शॉर्ट बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट इतना दे रखा है हमारे को। उठाओ बेटा ये ऊपर वाले क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मांग रहा है, फॉर्मूला है हमारे पास, एक्सियल पोजीशन उसने वर्ड बोला है, ऑन एक्सिस। एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाय आर क्यूब। इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखता हूं मैं अगर कर पाया तो भी तो लंबी कैलकुलेशन जाएगी। और डायरेक्शन होगी इसकी साउथ से नॉर्थ, मटेरियल के अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं एक बार, एक्सियल के लिए याद रख लो साउथ से नॉर्थ वाली। अब अगर मैं इसको लूँ 10 की पावर -7, देखो अगर आपको आंसर दिया हुआ है तो आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को हाथ पैर मार के। 0.65 मतलब मैं इसको 10 की पावर -2 कर रहा हूँ। नीचे रेडियस कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, 8 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 8, ठीक है। 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। 6 इससे जाएगा, बचेगा 10 की पावर -1, दिखाई दे रहा है ना, ये लो, लो इधर कर देता हूँ थोड़ा सा। अब
10⁻⁻1 ऊपर पड़ा है, 10⁻⁻2 यहाँ दिख रहा है, और इसको काटो, 64 और 65 को काट सकते हैं ना। नीचे क्या बचा, 8, 2 खा गया बेटा मैं, 2m, 2 से ये गया, 4 बचा, ऊपर बचा है 10⁻⁻3, नीचे बचा है 4। अगर मैं ऊपर 10 बना देता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 10⁻⁻4, ये आ जाएगा करीब करीब 2.5 10⁻⁻4 के आसपास। देखो कौन सा है, दो दे रखे हैं 2.5 के, दो दे रखे हैं 4.5 के, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ठीक है। तो ये तो कंफर्म कर दिया मैंने, एक्सियल है, साउथ से नॉर्थ जाएगा, और 2.5 मुझे लग रहा है, आप चेक कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, लंबी कैलकुलेशन है इसलिए मैंने इसको रफ में कर दिया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की। आगे, करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये रहा करंट कैरिंग लूप, जिसको प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, जो टॉर्क होता है हमारा डिपेंड किस पे करता है, एम बी साइन थीटा पे। एरिया पे तो नहीं करेगा, करंट पे नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे कर सकता है एम बी साइन थीटा पे। तो इसका ऑप्शन सी हो सकता है, टॉर्क। A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field. Torque acting on it depend on magnetic field पे भी कर रहा है, अगर इसको खोल दूँ तो करंट और एरिया पे भी कर रहा है, गलती कर दी मैंने, सब पे कर रहा है बेटा ये तो, नन ऑफ दीज की जगह ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। टॉर्क डिपेंड करता है एरिया पे भी, करंट पे भी, और मैग्नेटिक फील्ड पे भी। बार पढ़ लेते हैं, करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, सॉरी नॉट खा गया, डज नॉट डिपेंड ऑन नन ऑफ दीज, सब पे डिपेंड करता है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला लो, एम बी साइन थीटा, आई ए हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट, आई ए बी साइन थीटा, ये है आपका, ठीक है। तो आई पे भी डिपेंड करता है, ए पे भी डिपेंड करता है, बी पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एक ही रिंग है तो नंबर ऑफ टर्न्स कहां से आएंगे। आगे, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन फाई ऑन अ स्केल, on the scale by pointing by pointer attached to the spring is, डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला बनाते हैं सेंसिटिविटी का, S इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन में आई, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ए बी बाय के, ठीक है। इस पूरे को समझाया था मैं आपको, ये है आपकी डिफ्लेक्शन थीटा जिसके बारे में पूछा गया है, ये है आपका आई करंट जो गैल्वेनोमीटर में आएगा, ये है नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ती है लेकिन एक लिमिट तक, एरिया उस फ्रेम का जिस पे वो कॉइल किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको अच्छा करने के लिए हम शार्प वो हॉर्स शू शेप मैग्नेट लेते हैं या यू शेप मैग्नेट लेते हैं, ये का मतलब होता है मोटाई, सस्पेंशन ऑफ वायर, ठीक है। तो थीटा किस पे डिपेंड करता है, थीटा इन सब पे डिपेंड करता है, एन ए बी के और करंट पे भी। ऑप्शन देखो, एन ए बी के करंट, इसका आंसर होगा सी, चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, a moving coil galvanometer can be converted into a ammeter, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में, एक शंट लगा के उसके साथ, इंट्रोड्यूसिंग अ शंट ऑफ अ लार्ज वैल्यू, नहीं स्मॉल वैल्यू, इन सीरीज नहीं इन पैरेलल, बी आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बी। अगर आप सीरीज में लार्ज रजिस्टर लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट तो होगा लेकिन वोल्ट मीटर में, आपको वो कह रहा है एमीटर में। लो अगला क्वेश्चन आ गया, वोल्ट मीटर में कैसे करोगे, कन्वर्ट, the conversion of moving coil galvanometer into a voltmeter is done by introducing a resistor of large value in series, इसका आंसर ए होगा। चेक कर लो दोनों क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20,
ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पेपर में भी आया हुआ है। अ करंट आई फ्लो थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर which is bent into a circular loop of radius r in the middle as shown in figure. ठीक है, the magnitude of the net magnetic field at point O will be what? तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, 2 पाई r ले लो। एक स्ट्रेट वायर भी है, एक स्ट्रेट वायर का क्या होता है, यह है लूप का, सर्कुलर लूप का, एक है स्ट्रेट वायर का, म्यू नॉट 2i अपॉन में 4 पाई r, ये 2 कट जाएगा, 2 पाई दिखाई दे रहा है, अगर दोनों में जोड़ दूं तो म्यू नॉट बाहर, 2 पाई बाहर, आई बाहर, ऊपर वाले में पाई नहीं आएगा, खाली आ रहा है, आर बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 और प्लस में 1/पाई। ठीक है, अब डायरेक्शन चेक करो, जो करंट कैरिंग लूप है उसकी डायरेक्शन पता लगाओ और इसकी डायरेक्शन पता लगाओ। ठीक है, अगर मैं करंट कैरिंग लूप की डायरेक्शन देखूं तो वो है क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनवर्ड, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनवर्ड, और इसके हिसाब से पता लगाओ तो मैंने बता रखा आपको कौन सा रूल लगाना है, पाम रूल। ठीक है, देखो पाम रूल ऐसे चलता है, अगर करंट ऊपर जा रहा है और मैं उसके इस तरफ निकालना चाहता हूं तो इनवर्ड, और इस तरफ निकालना चाहता हूं तो आउटवर्ड, पाम को देखा करो आप। ठीक है, इन रूल्स को मैं अलग से बोर्ड पे समझा दूंगा बेटा, यहाँ इस फ्रेम में समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर मैं पाम रूल लगाता हूं तो यहां से आता है आउटवर्ड, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो आ रहा है डायरेक्शन वो आ रहा है आउटवर्ड, और जो सर्कुलर लूप की वजह से आ रहा है डायरेक्शन वो आ रहा है इनवर्ड। तो इन दोनों को माइनस होना चाहिए, माइनस लगा दो। ठीक है, ऑप्शन चेक करो क्या है, पहला नहीं है, दूसरा चौथा है बेटा, आगे चेक करो। क्वेश्चन नंबर 21, a circular loop of radius r carrying a current I lies in yz plane with its center। ठीक है, सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, कैरिंग अ करंट I लाई इन yz प्लेन, वो yz प्लेन पे है। ठीक है, with its center at origin the net magnetic flux through the loop is, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, ओवर अ क्लोज लूप, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये होता है। ओवर अ क्लोज लूप, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो मानता है गॉस थ्योरम को, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो ओवर अ क्लोज लूप मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है 0। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर वो कहता है एक सर्कुलर लूप है, हाँ, वाइजेड प्लेन पे है, हाँ, एरिया निकल जाएगा, हाँ, लेकिन वो सर्कुलर लूप है, क्लोज लूप है, इसलिए उसका आंसर होगा बी। क्या वो डिपेंड करेगा आर पे, नहीं। क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, नहीं। वो 0 क्यों है, गॉस थ्योरम कहता है अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता तो बनता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नेटिक फ्लक्स है इसलिए ये 0 है। मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए 0 होता है जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही है पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसलिए वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा नहीं होता इसका, ओवर अ क्लोज लूप। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। कहता है करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये लो, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है,
ईस्ट टू वेस्ट उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। kept on horizontal table, the magnetic field developed at distance 10 centimeter 10 centimeter due north on the table, नॉर्थ ऊपर चला जाएगा 10 सेंटीमीटर ऊपर। करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो आउटवर्ड आएगा, आउट ऑफ द पेपर, ठीक है, आउटवर्ड बना दिया मैंने। दूसरा, स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। स्ट्रेट इनफाइनेट लॉन्ग वायर है ना, हाँ एक लॉन्ग वायर है तो उसको अपन इनफाइनेट मान के चलेंगे, कोई एंगल शेंगल नहीं दिया उसने, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे आप वैल्यू निकालोगे और वो लग कहाँ रहा होगा, नॉर्थ से बाहर की तरफ आ रहा होगा, आउट ऑफ द पेपर या अपवर्ड। अब चारों ऑप्शन में से बेटा एक बार देख लेना। अपवर्ड के केस देखो तो ठीक है, इसका आंसर मेरे को वीडियो के कमेंट में बता देना। आगे चलते, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इन सेम डायरेक्शन। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन है ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये प्रोटॉन है ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्रोटॉन का करंट तो ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का करंट नीचे जाएगा, तो ये केस बन गया एंटी पैरेलल का। और अगर ये एंटी पैरेलल केस है तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 23, रिपेल ईच अदर। आगे क्वेश्चन नंबर 24, टू लॉन्ग पैरेलल वायर केप्ट 2 मीटर अपार्ट कैरिंग अ 3 एम्पेयर करंट, ठीक है। 2 मीटर 3 एम्पेयर इन ईच द सेम, ठीक है, डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। अब बारी आती है द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर क्या होगी, उसको निकालना पड़ेगा आपको। पहले फोर्स का फॉर्मूला देखो आप, फोर्स का फॉर्मूला बनेगा 4 पाई अपॉन में, नहीं म्यू नॉट अपॉन में, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन में डी, ये फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है। अट्रैक्टिव क्यों है बता दिया, और इसको सॉल्व करके बताना क्या आंसर आता है इसका। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द परमेबिलिटी लेस देन फ्री स्पेस। देखिए किसकी परमेबिलिटी कैसे होती है, अगर मैं फ्री स्पेस की 1 मान लूं तो उस या 0 मान लूं, उससे कम किसकी होगी, जो डायामैग्नेटिक होंगे, उससे ज्यादा किसकी होगी, जो पैरामैग्नेटिक होंगे। तो यहां पर डायामैग्नेटिक है आपका कॉपर, आंसर होना चाहिए कॉपर। एल्यूमिनियम नहीं है, निकल नहीं है, कॉपर क्लोराइड नहीं, ठीक है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस है, एम्पेयर सर्किट लॉ वाला क्वेश्चन बन सकता है, कैरिंग अ करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एरिया, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज B1 एंड B2। अच्छा, अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड वो B1 है, बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड वो B2 है, एट डिस्टेंस A एंड 2A, ठीक है। उसकी रेशियो निकालो। पहले तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम B1 और B2 में, ठीक है। अंदर लगाएंगे तो हमें करंट को निकालना पड़ेगा बेटा, जो अंदर करंट आएगा आपका वो आई डैश आएगा, आई डैश होता है पाई आर स्क्वायर, और आई होता है पाई कम पूरा आर स्क्वायर, पूरा आर दे रखा है इसमें, रेडियस है इसका ए, और डिस्टेंस ले रहा है ये किस किस पे, A/2 पे, ठीक है। करता हूं अभी, पाई से पाई कट जाएगा, आई डैश कितना आएगा अंदर, आई मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और वो कह रहा है आर स्क्वायर जो है पहले अंदर इनसाइड A/2, हाँ दे रहा है A/2 का होल स्क्वायर। तो आई डैश कितना आया आपका, म्यू नॉट आई
ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आई बाय 4 2 पाई आर। एक आर कट नहीं रहा, आर ऊपर आना चाहिए बेटा इनसाइड के लिए। इस आर को भी ए की फॉर्म में लिख दो। अब B2 देखो, B2 है म्यू नॉट आई। जब बाहर की बात करते हैं हम तो वो पूरा करंट होता है और उसके साथ फिर पूरा आर आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, दिखाई दे रहा है, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाता है, आई से आई कट जाता है, 2 पाई से 2 पाई कट जाता है, यहां पे ये कट के 2 आता है, ए कट जाता है, ऊपर बचा है 1/2 और नीचे बचा है 2, तो 4 दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे मेरे को, तो या 1/2 और यहाँ पर 1/2। एक मिनट रुको, बेटा 1/4 आ रहा है रेशियो, इसको चेक करना। 1/2 हो सकता है या तो आंसर, मेरा तो कोई भी नहीं आ रहा है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार चेक कर लेना बेटा, मेरा 1/4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको देख लेना, आंसर तुम्हारे पास पूरा पड़ा है। तरीका ये लगेगा आपका, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर लगेगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर B1 के लिए B2 के लिए, फिर दोबारा एक बार बताया था मैं आपको पूरा करके। देखो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अगर मैं इनसाइड की बात करता हूं तो आता है म्यू नॉट आई डैश अपॉन में 2 पाई आर। ठीक, आई डैश जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई, आई यहां से निकलता है आपका आई डैश अपॉन में एरिया डैश आई अपॉन में एरिया। अब अगर मैं आई डैश की बात करूंगा तो हो जाएगा आई एरिया अपॉन में एरिया डैश, इनकी पाई अंदर का मान लो तो आर स्क्वायर बाय पाई ए स्क्वायर, ये कट जाता है। तो आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 2 पाई आर, ये एक आर कट गया, ए स्क्वायर अब भी बच गया, और यहां पर आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, 2 पाई ए अगर बाहर होता है तो, बाहर में 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ट्वाइस ऑफ ए बोला था उसने। ठीक है, और इस वाले में बोला था A/2। अगर एक ए काट देता हूं, फिर एक ए यहाँ वाला इससे कट जाएगा, वो सब काटा पीटी हो गई थी, आई म्यू नॉट सब कट गया था, 2 पाई कट गया था, ऊपर बचा था 1/2, नीचे बचा था 1/2, ये आ रहा था बेटा। इसमें देख लेना कहाँ गलती है। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपकी मेरे से अच्छी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, कह रहा है दो हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r कैरिंग अ करंट I each in opposite direction, the net magnetic field at a point midway between them is, क्या होगा? दो हॉरिजॉन्टल थिन वायर है, ठीक है, तो जो दो हॉरिजॉन्टल, ये दो हॉरिजॉन्टल थिन वायर्स, डिस्टेंस है इनके बीच में d को बड़ा कर देता हूं मैं, दोनों में करंट I है, लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है, r बोल लो d बोलने की जगह, कैरिंग अ करंट I अपोजिट डायरेक्शन, अच्छा करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकाले तो डिस्टेंस हो जाएगा r/2 एक तरफ से, r/2 एक तरफ से। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस वायर को लेता हूं तो यहां से ऊपर आएगा, और उस वायर को लेता हूं तो वहां से ऊपर आएगा, तो फॉर्मूला बनेगा स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर है आपका r/2, ये बना फर्स्ट वायर की वजह से। सेकेंड वायर की वजह से बनेगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई बाय
r/2, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को एक तरफ नहीं आ रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन ऐसी है कि अगर मैं बीच में ऑब्जर्वर रखता हूं, देखो इस वाले को देखता हूं मैं, जो पहली वायर है, उस पहली वायर के लिए इस तरफ आ रहा है आउट ऑफ द पेपर, दूसरी वायर के लिए अगर मैं देखता हूं तो भी आउट ऑफ द पेपर, जुड़ेंगे दोनों मैग्नेटिक फील्ड। बी नेट आएगा B1 प्लस B2 और अपवर्ड होनी चाहिए डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड। अब इसमें चेक कर लेना B1 और B2 को जोड़ के। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो वायर्स हैं, करंट कैरिंग I1 और I2, ठीक है, लाइज वन स्ट्रेट अबव, अच्छा वन स्लाइटली अबव, ठीक है, एक के ऊपर एक टच नहीं कर रही है, थोड़ी सी ऊपर है। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर द रीजन ऑफ, अच्छा ये है भाई, एक वायर ये है, थोड़ी मोटी बनाया था मैं, और एक वायर ये है, और यहाँ पे चार रीजन बन रहे हैं, जैसे आप क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं ना, इनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है इधर, करंट फ्लो कर रहा है इधर, ठीक है। अब क्या कहता है, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2, ठीक है। किस रीजन में वर्टिकली अपवर्ड होगा? अब एक काम करो, आप इसी वाले पाम रूल को लगाओ और देखो किस में अपवर्ड बैठ रहा है। इस वाले में तो डाउनवर्ड बैठ रहा है, यहाँ से पहले वाले की वजह से, और इस वाले की वजह से अपवर्ड बैठ रहा है। एक की वजह से अपवर्ड, एक की वजह से डाउनवर्ड। और अगर मैं इसको पीछे ले जाता हूँ तो यहाँ एक की वजह से डाउनवर्ड हो गया और एक की वजह से अपवर्ड हो गया। नीचे ले आता हूँ तो डाउनवर्ड हो गया उसकी वजह से, और इस वाली वायर की वजह से नीचे अपवर्ड हो गया। ये एक रीजन है जहां दोनों की वजह से अपवर्ड है। फोर्थ क्वाड्रेंट चेक कर लेना बेटा इसको, ठीक है। मैंने सारे बना दिए जितने ही पॉसिबल थे। आगे चलते हैं। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर एंड 10 एम्पेयर आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, ठीक है। तो फोर्स, तो उन पे फोर्स क्या लगेगी? दो पैरेलल कंडक्टर हैं जिनके अंदर करंट आ रहा है 4 एम्पेयर, ठीक है। ये लो, पैरेलल कंडक्टर के लिए हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πd, ये निकालना है आपको। अब तो कर लोगे। इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर वॉट। अच्छा, अगर मैं एमीटर को वोल्ट मीटर की जगह पे रिप्लेस करना चाहूं तो मुझे एक रजिस्टर को लेना होगा जो उसके साथ में यूज करूं मैं सीरीज में, ठीक है, हाई रजिस्टर वो भी। इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाई था। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज B1। मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वो है B1। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप इज B2, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर B1 क्या लेंगे हम सेंटर के लिए? सेंटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। और अगर हम सेंटर की जगह एक्सिस पे किसी पॉइंट पे लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I अपॉन 2 आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब ये तब करा था हमने जब हमने एक करंट कैरिंग लूप से किसी डिस्टेंस पे निकाला था। अब वो कहता है इस x की वैल्यू r के बराबर है। अच्छा, तो B2 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। अब B2 है तुम्हारे पास, B1 है तुम्हारे पास, रेशो निकाले तो सब कुछ ही कट रहा है यहाँ पर। B1/B2, म्यू नॉट गया, I गया, 2 गया, ऊपर बचा 1/πr, नीचे बचा r की क्यूब और r के स्क्वायर। 1/2 8 हो जाएगा, 8r, 2 का क्यूब है ना,
आर स्क्वायर कट गया, आर से आर कट जाएगा, 8/पाई तो पाई गलता रहा हमारा, पाई हाँ मतलब बेटा ये गया, पाई हट गया, 8 गलता रहा है, 8 में क्या गलती करी मैंने, इधर ध्यान देना। अच्छा एक गलती कर दी बेटा, ये था आपका 2r² की पावर 3/2, तो यहाँ पर 2 की पावर तो 3/2 रह गई और r² की पावर 3/2 अलग कर दी। हाँ तो ये कटा था बेटा, ये तो बच गया, जिसका मतलब है 8 का अंडर रूट। अब ठीक है, 8 का अंडर रूट हो जाएगा तुम्हारा ऊपर जाके 2√2, ए ऑप्शन होना चाहिए बेटा इसका। ये नीचे से ऊपर जाएगा 2√2, अंडर रूट 8 2√2 कैसे बनता है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, तो ये बन गया आपका 4√2। चेक करो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 31 खत्म होता है। 32 पे ध्यान देंगे, अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज। अच्छा अब करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला क्या है हमारा, BIL, जिसमें B और L के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, L क्रॉस B होता है, L क्रॉस B I, ठीक। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए, तो यहां पर आपका जो फोर्स है वो तब मैक्सिमम आएगा जब थीटा 90 डिग्री हो। अब पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, 45 डिग्री या 60 डिग्री। इसका आंसर होगा ए, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलते हैं, और कोई बात तो नहीं है, नहीं है, ठीक है चलिए। अ स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M सस्पेंडेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ L है, जिसका मास M है, उसको सस्पेंड कर दिया गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बाय पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स, ठीक है। अच्छा लटका दिया उसको, और मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर इसको छोड़ा है, ठीक है। टू रिमूव द टेंशन इन सपोर्टिंग स्ट्रिंग, आप चाहते हो कि वो में जो दबाव आ रहा है जो mg है उसका वो इक्वेट हो जाए, सपोर्टिंग स्ट्रिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन वायर इज व्हाट। तो अब आपको सिर्फ ये बोलना है कि जो आपकी वायर है, जो आपका फोर्स है वो बराबर है mg के, और फोर्स है BIL, बिल बराबर mg के। तो वो कह रहा है कितनी आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट कितना लगाना पड़ेगा, करंट होगा mg/BL, mg/LB या BL, सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। चेक कर लो बेटा इस वाले पेज को एक बारी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अ कांस्टेंट करंट इज फ्लो थ्रू अ सोलेनॉइड, लो जी ये रहा सोलेनॉइड, एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ सोलेनॉइड, आयरन रॉड इज इंसर्टेड, आयरन रॉड का मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव ये आपका म्यू आएगा अलग, परमेबिलिटी बदलेगी यहाँ पे, is inserted in a solenoid along its axis, which of the following quantity will not increase, कौन सी क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं। अच्छा तो पहले तो ये बताओ कि जो सोलेनॉइड है इसके अंदर हमारे पास क्या चीज पे फर्क पड़ेगा, अगर हम रॉड इंसर्ट करते हैं तो उसके इंडक्शन पे फर्क पड़ता है, L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N मल्टीप्लाई में N एरिया अपॉन में लेंथ। अगर कोई इंसर्ट करते हैं हम चीज तो उसका भी, उस मीडियम का भी एक रिलेटिव म्यू आ जाता है, ठीक है, तो वो L बढ़ जाता है उसका। आगे चलते हैं, इसने पूछा कौन सी चीज और क्वांटिटी विल नॉट इंक्रीज, कौन सी चीज इंक्रीज नहीं करेगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। द मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। रेट ऑफ जूल हीटिंग, रेट ऑफ जूल हीटिंग हो गया तुम्हारा एनर्जी, ये नहीं बढ़ेगी। सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, तो
तो इसका आंसर है सी। रेट ऑफ जूल हीटिंग नहीं बढ़ेगा। रेट ऑफ जूल हीटिंग वही होगा तुम्हारा जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, I²RT वाला। आगे चलते हैं। द प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है जी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ठीक है। उनकी स्पीड की रेशियो दे रखी है 9:4। द रेशियो ऑफ रेडियस इज व्हाट। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन कराया था आपको। आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है मैग्नेटिक फोर्स के, mv²/r बराबर है qvb के, ठीक है। तो रेडियस क्या हो गया आपका mv/qb। अब सुनो, ठीक है, अब है रेडियस एक प्रोटॉन का और एक अल्फा पार्टिकल का, तो वो बनेगा मास प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, चार्ज प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करी है मैंने। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल का ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, और मैग्नेटिक फील्ड। कट गया, कट गया, और क्या कटा है, मास कट गया, ठीक है। अब आप कर लेंगे अपने आप, कंपेयर करो उसको, ठीक है, चेक करो उसको, चेक करो उसको। फिर मैं इसकी जगह एडजस्ट करता हूँ थोड़ी सी, मेरे को एक और क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। गलती हो गई, कैसे कटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट एट पोल ऑफ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ये बात भी करेक्ट है। टेंजेंट एट पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखते हैं इसको। अगला, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर, ये गलत है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। डू नॉट क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बना सकती, बना सकती है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट करके साउथ पोल पे जाती है, इसका आंसर सी होगा। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट करती है साउथ से, टर्मिनेट करती है नॉर्थ में, और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो सी पॉइंट है जो इसका सही है, कि जो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपके एमसीक्यूज खत्म हो गए, असर्शन रीजन पे आ गए हम। चलिए पहला असर्शन पढ़ते हैं। कह रहा है स्पार्क अकर बिटवीन द पोल ऑफ स्विच, ठीक है, व्हेन द स्विच इज ओपन। जैसे हम स्विच को ओपन करते हैं तो वहां पे एक स्पार्क आता है, किस वजह से, इंड्यूस करंट की वजह से, बात ठीक है। करंट फ्लो इन द कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो, हाँ ये भी बात ठीक है। दोनों बातें ठीक है, लेकिन एक दूसरे का रीजन नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। आगे, असर्शन व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलाया जाता है तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम अफेक्टेड। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पे असर नहीं पड़ता, फोर्स पे असर पड़ता है। रीजन, फोर्स चेंज वेलोसिटी, नहीं, दोनों बातें गलत है। डी है इसका आंसर, सेकंड का आंसर है डी। असर्शन व्हेन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैंगिंग फ्रीली, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी, मतलब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। दे कम क्लोजर टू ईच अदर, हाँ, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे के नजदीक आती है। वायर कैरिंग का करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, असर्शन ठीक है, ये गलत है। अपोजिट डायरेक्शन कहां से आ गया, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। सोलेनॉइड टेंड्स टू एक्सपेंड, सोलेनॉइड एक्सपेंड करता है जब उसके अंदर करंट पास करता है, नहीं, सोलेनॉइड में डायरेक्शन पैरेलल होती है तो कंप्रेस करेगा, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक आएगा। टू स्ट्रेट पैरेलल मेटेलिक वायर कैरिंग करंट
इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। रीजन ठीक है, लेकिन जब असर्शन गलत हो गया तो सीधा ऑप्शन आपका डी बैठता है। आगे असर्शन, व्हेन फोर्स इज जीरो चार्ज पार्टिकल फॉलो अ लीनियर पाथ। हाँ, a charged particle enter in a uniform magnetic field whose velocity make an angle theta with magnetic field will cover a linear path। assertion तो ठीक है, रीजन गलत है। लीनियर पाथ नहीं कवर करता, सर्कुलर पाथ कवर करता है। assertion, an electron and proton enter a magnetic field। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद इक्वल वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम है लेकिन दोनों का मास अलग है, दोनों का चार्ज सेम है। देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटोन विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन। पहले आप इसका फॉर्मूला देखो। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो मैग्नेटिक और सेंट्रीपिटल को बराबर रखते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। ये तो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। हाँ, मास पे डिपेंड करती है फोर्स। दोनों की वेलोसिटी भी सेम है। जिसका मास ज्यादा होगा उतनी उसकी फोर्स ज्यादा होगी। द मास ऑफ प्रोटॉन इज इतना टाइम ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। बातें ठीक है मेरे हिसाब से, असर्शन और रीजन ठीक है, उसको बोलना चाहिए इतना टाइम ज्यादा है इसलिए फोर्स। हाँ ठीक है, ए ऑप्शन होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होना चाहिए ए। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 18 टाइम मोर देन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है मोर देन, प्रोटॉन विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन। फोर्स जो है मास पे डिपेंड, बेटा एक बार इसको फिर भी चेक कर लेना, यहाँ पे फोर्स मास पे डिपेंड, मेरे हिसाब से तो ए आना चाहिए। इसका मैं श्योर नहीं हूँ बेटा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड, जब मैग्नेटिक डायपोल को प्लेस किया जाता है इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओनली अ टॉर्क एक्ट ऑन डायपोल। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी पैदा होगी। फोर्स वुड एक्ट ऑन डायपोल इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। नहीं, गलत है, डी है इसका आंसर। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो फोर्स एक एफ होगी एक माइनस एफ होगी, कट जाएगी, सिर्फ टॉर्क लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगी। असर्शन, एमीटर इज कनेक्ट इन सीरीज इन सर्किट। ठीक है, एमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। गलत, वो वोल्ट मीटर होता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। आगे देखते हैं। असर्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट चेंजेस इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल। हाँ करेगी चेंज। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ करंट पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे असर्शन, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग अ लूप इज जीरो। जो टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो जीरो होता है व्हेन इट्स प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब उसका प्लेन परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इन अ मैग्नेटिक फील्ड एम इज गिवन बाय अ डॉट प्रोडक्ट। बी गलत है, मतलब इसका रीजन गलत है, ये ठीक है, असर्शन ठीक है, सी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, असर्शन, द पोल ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेट। हाँ बिल्कुल ठीक है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, ए। असर्शन, हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। गलत, और एक बार अगर ये गलत आ जाए तो डी ही ऑप्शन बैठता है बेटा। ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका मैग्नेट चैप्टर खत्म होता है। इसके अंदर हमने 36 या 37 एमसीक्यूज करे हैं, और कोशिश करना उसको धीरे धीरे पढ़ना बेटा, उसके टाइप में थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा और डायरेक्शनों के चक्कर में आप फंस जाओगे। और हमने करीब 12 सेशन रीजन कर लिए, मेरे हिसाब से आपके लिए इनफ है। ठीक है, राधे राधे।